Welcome to Pre-Campus Live Class, Day 18. So the topic of the Day 18 is Active Voice and Passive Voice. So यहाँ पर जो भी लोग हैं क्या वो मुझे बता सकते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है और हमारे कॉन्वर्सेशन में इसका क्या रोल है इंग्लिश स्पीकिंग में? किसी को पता है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में? मनी सिंह, जज्बी, फिरदौस. And one, I think I would like to know the name of here is only indicate the number. Mani Singh, you know about active and passive voice? Yes, sir. Yes? Hello. Yes, Mani Singh. क्या आप कुछ बताएंगे? इसमें हमारी बात क्लियर होती है क्योंकि हम डायरेक्टली खुद किसी को मतलब एक्टिव वॉइस में ये होता है कि कोई सब्जेक्ट होता है अपना वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है. ओके मनी सिंह. यस मनी सिंह. हमारा क्या काम कर रहा है. ओके मनी सिंह, आई एम गोइंग टू टेल यू. एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब हम लोग अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं स्पीकिंग टर्म में तो ज्यादातर हम लोग एक्टिव सेंटेंस को ही यूज करते हैं. ठीक है. रीजन बहुत ही सिंपल सा है. एक्टिव सेंटेंस हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट होते हैं, उनको बोलना थोड़ा सा आसान होता है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर इन एक्टिव सेंस. बट कभी अब एक्टिव जो सेंटेंस होता है वो नॉर्मली उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है. मतलब हमारे एक्टिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही उस एक्शन को कर रहा होता है. समटाइम कभी कभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपने सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को फोर्स देना होता है, जोर देते हैं. या कभी कभी कहीं कहीं पर हमारा सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वहां पर ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है. तो जब हमें ऑब्जेक्ट को जोर देना होता है या उसको एम्फेसाइज करना होता है तो हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. हमारा एक्टिव वॉइस जो होगा उसमें हमारा सब्जेक्ट मेन होता है, वो एक्शन कर रहा होता है. लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है, हमें उस पर जोर देते हैं. अब चूंकि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस जो होता है वो स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोग अपने नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव वॉइस यूज करते हैं. आई एम राइट? यस. मोस्ट ऑफ द सेंटेंस हम लोग एक्टिव वॉइस ही यूज करते हैं क्योंकि वो हमको ज्यादा इजी लगते हैं, कन्वीनियंट लगते हैं और किसी भी बात को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा सही लगता है. बट सम टाइम मैंने भी क्या बताया कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमको अपने सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट को फोर्स करना होता है. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं. जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच खेलेंगे. इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? बताइए. इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच खेलेंगे कैसे बोलेंगे? सिंपल सा है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. मैच खेलेंगे यानी विल, खेलना मतलब प्ले. इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल प्ले और क्या खेलेंगे? मैच. इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल प्ले मैच. तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव वॉइस है? सर एक्टिव. एक्टिव है, नॉर्मल सेंटेंस है. इसमें हमारा सब्जेक्ट है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो खेलेंगे ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया. हमारी वर्ब इसके अंदर क्या है? खेलना यानी प्ले. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मैच. वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब मान लो हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं कि मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. तो यहां पर हम अब किसको जोर दे रहे हैं? मैच पर जोर दे रहे हैं. और कैसे बोल रहे हैं? मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा. सो अब यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है मैं वो मेन प्लेस ले लेता है. सो यहां पर हम जब इसको बोलेंगे तो पैसिव वॉइस में बोलेंगे. द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सो अभी अगर हम दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट वन था कि मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा तो वो इजी था. हम उसको सिंपली बोल सकते हैं द मैच
नहीं सॉरी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल प्ले मैच। और जो दूसरा सेंटेंस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सो दैट्स वाई आमतौर पे जो स्पीकर होता है वो हमेशा एक्टिव वॉइस को ही प्रिफर करता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है। लेकिन ये तो हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। यहां पर आप के पास चॉइस है कि आप इसको एक्टिव वॉइस में बोलना चाहते हैं या पैसिव वॉइस में बोलना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। और ऑब्वियसली अगर आपको चॉइस दी जाएगी तो आप इसको एक्टिव वॉइस में ही बोलना प्रिफर करेंगे। आई एम राइट? यस सर। क्योंकि पैसिव वॉइस में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और आपका सेंटेंस भी रॉन्ग हो सकता है। बट सर फिर से बता दीजिए। मैं एक्टिव पैसिव की बात कर रहा हूं। नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो बात करते हैं या लिखते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही लिखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इजी कन्वीनियंट हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पर फोर्स देते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल बोला था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल प्ले मैच। तो इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले वर्ब है और मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव बना के जब बोलता हूं तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैच विल प्ले बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर मैंने जो जोर दिया वो मैच पे दिया कि मैच खेला जाएगा। किसके बीच खेला जाएगा? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच। पैसिव वॉइस की जब भी कभी आप हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो वो जाने पर ही खत्म होती है। खेला जाएगा, खेला जाता है, खेला गया, खाया जाएगा, खाया गया, खाया जाता है। ज्यादातर जाने पर ही खत्म होता है। ये जाना गो वाला नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप कहो कि हमारे यहां पार्टी मनाई जाएगी, तो हम किसकी? सर पैसिव वॉइस फ्यूचर टेंस में होगा। नहीं, पैसिव वॉइस सभी टेंस में होता है। जैसे हमारा नॉर्मल एक सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में होता है, वैसे ही पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में होता है। वो अभी कैसे होता है वो आपको बताऊंगा। अब पहले मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होता है जो वर्क को करता है, और पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं। ठीक है, वहां पर जोर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक सेंटेंस है और आपको ये कहना है कि सपोज दैट मान लो आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो आपके स्कूल में या आपके कहीं पर भी, और अपनी फ्रेंड्स को कहती हो कि हमारे यहां पार्टी मनाई जाएगी। सो यहां पर आप किसको जो पार्टी मनाएगा कौन? अच्छा ये बताओ, पार्टी कौन मनाएगा? सर घर वाले। घर वाले या आपके फ्रेंड? सपोज तो घर वाले छोड़ो, फ्रेंड्स पे आ जाते हैं। पार्टी कौन मनाएगा? फ्रेंड। फ्रेंड। तो नॉर्मली हमारा जब सेंटेंस बोलना चाहिए तो हम लोग इसको ऐसे बोले, माई फ्रेंड पहले लाना चाहिए। फिर हम इसमें हेल्पिंग में लगाते हैं विल, माई फ्रेंड विल, और क्या मनाएंगे? सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट है? पार्टी। तो नॉर्मल सेंटेंस हमारा हो गया, माई फ्रेंड विल सेलिब्रेट पार्टी। सो अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हमारे स्कूल में पार्टी मनाई जाएगी, सो यहां पर कौन मना रहा है वो चीज हटा दी गई है। क्या चीज मनाई जाएगी उसको लाया गया है। सेंटेंस में ध्यान दे रहे हैं आप? क्या चीज है? हमारे स्कूल में पार्टी मनाई जाएगी। क्या चीज बनाई जाएगी? पार्टी। सो पार्टी हमारा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट तो वो होता है जो वो करेगा। मतलब सब्जेक्ट तो वो होंगे जो इसको मनाएंगे, बट वो तो यहां पर हम बोल ही नहीं रहे हैं। कौन इसको मनाएंगे उसको हमने मेंशन ही नहीं किया है। बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। पार्टी मनाई जाएगी, क्या बोल रहा हूं? सर पैसिव वॉइस। नहीं, मैं बोल क्या रहा हूं? पार्टी मनाई जाएगी।
कौन इसको मनाएगा, इसका जिक्र मैं कर रहा हूं। ये बताइए, इसको मेंशन कर रहा हूं, कौन मनाएगा इसको मेंशन कर रहा हूं? नो सर। नहीं ना, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डाल दिया है ना, कौन मना रहा है ये आप समझो। बट मैं किसको जोर दे रहा हूं, मैं किस बात को जोर दे रहा हूं? सर पार्टी। मैं पार्टी पर जोर दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं पार्टी मनाई जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन इस पार्टी को मनाएगा। मैं जोर दे रहा हूं पार्टी मनाई सेलिब्रेट की जाएगी। दैट्स मीन मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को जोर दे रहा हूं। इसका मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस होगा, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म से आती है। तो अभी मेरे ख्याल से आप ये तो जान गए होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट मेन होता है और वो एक एक्शन को कर रहा होता है, और पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट मेन नहीं होता है। हम सब्जेक्ट को या तो जिक्र कर देते हैं तो कर देते हैं, ना करना चाहे तो ना भी करें, बट मेनली हमारा जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे मैंने 2 सेंटेंस बोले, माई फ्रेंड विल सेलिब्रेट पार्टी, तो यहां पर कौन पार्टी मना रहा है? सर फ्रेंड्स। ये क्लियर हो गया ना, फ्रेंड मना रहे हैं। हाँ, तो ये क्लियर है ना। तो यहां पर ये चीज हमने शो कर दी, और यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मेरे दोस्त, माई फ्रेंड विल सेलिब्रेट। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें सेलिब्रेट कौन कर रहा है? फ्रेंड्स। तो वो हमने मेंशन कर दिया ना, वर्ब को जो करेगा वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। यहां पर मैं किसको जोर दे रहा हूं? जो पार्टी को सेलिब्रेट कर रहा है उन पर जोर कर रहा हूं, या मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि पार्टी मनाई जाएगी? बताइए, किस पे फोर्स कर रहा हूं मैं, किस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं? पार्टी पे। पार्टी पे। अब इसको कौन मनाएगा ये मैं यहां पर बोल ही नहीं रहा हूं, ये आपके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पर है कौन बनाएगा। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर बनाए, आपके फ्रेंड बनाए, उनका तो मैं जिक्र तक के नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना बोल रहा हूं कि पार्टी मनाई जाएगी, दैट्स इट। तो इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर जोर दे दिया, तो ये पैसिव वॉइस होगी। सो अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूं और सब आपको क्लियर इसको समझाता हूं। So, I think my screen is visible to all. यस सर। So, क्या होता है ना, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ, अभी हम लोग यहां पर इस पे आते हैं कि हमारे 2 तरह की टाइप्स ऑफ वॉइस होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो ज्यादा टेक्निकल ना जाते हुए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना जाते हुए मैंने आपको सिंपली अभी बता दिया था एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव वॉइस हमारी नॉर्मल वॉइस होती है जिसमें हम सब्जेक्ट के थ्रू का वर्क करवाते हैं, और पैसिव वॉइस हमारी जो होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। सो एक्टिव वॉइस इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिंग। मतलब एक्टिव वॉइस ये इंडिकेट करता है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वर्ब का वो वर्क कर रहा है, बिकॉज द सब्जेक्ट डज और एक्ट अपॉन द वर्ब इन सच सेंटेंस। मतलब इस तरह के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना वही वर्क करता है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। जैसे अभी आप बुक पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। सर हम। और एक्शन क्या हुआ? सर पढ़ना, यानी रीड। बुक ऑब्जेक्ट। और क्या पढ़ रहे हो? सर बुक, वो ऑब्जेक्ट हो तो गया। अभी यहां पर आई रीड बुक, तो ये एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। क्यों ये एक्टिव सेंटेंस क्यों कहलाएगा? क्योंकि सर पढ़ने पे बताएगा सब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि इसमें इस बात पे जोर दीजिए कि इसमें जो है सब्जेक्ट पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है ना, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब का, वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ना, यानी वर्ब, वो एक्शन लेगा, वो वर्क करेगा। जैसे देखिए, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय, मतलब इसमें डॉग जो है वो किस पर कूदा? बॉय पर। तो यहां पे जम्प्ड का काम किसने किया है?
सर डॉग ने। डॉग ने, द डॉग, वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्यों सब्जेक्ट हो गया? बिकॉज इज डूइंग द जंपिंग, क्योंकि डॉग ही है जो जंपिंग कर रहा है। सो दैट्स व्हाई डॉग हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और वो यहां पर देख, क्रिस्टी विल गिव ए बुक, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्रिस्टी है। और क्यों क्रिस्टी है? क्योंकि वो एक काम कर रही है, एक्शन कर रही है। और कौन सा एक्शन? गिविंग बुक, बुक देने का एक्शन कर रही है। ओके, सो अभी आप समझ गए ना एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? यस सर। एक्टिव वॉइस वो होंगे जो नॉर्मल सेंटेंस हम लोग स्पीकिंग में लाते हैं, जिसमें हमारा सब्जेक्ट मेन एक्शन करता है, वही एक्शन करता है। नाउ अब हम आते हैं पैसिव वॉइस में। तो इन पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट फ्लिप फ्लॉप, मतलब हम इसमें चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। और इसमें हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा उसके फोर्स को कम कर देते हैं और वहां पर हम मेन बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। द सब्जेक्ट बिकम्स द पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, मतलब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना वो पैसिव बन जाता है। पैसिव का मतलब उसका कोई यहां पर मेन इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। बिकॉज द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड अपॉन, सच सेंटेंस आर सेड टू बी पैसिव वॉइस, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव बन जाता है। पैसिव मतलब पैसिव, उसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर वोकैब में आप पैसिव को कभी ढूंढोगे तो पैसिव का मतलब होता है वो वर्ड जो पैसिव है, कुछ नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। जो निष्क्रिय है वो पैसिव है। ठीक है, सो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है? वो पैसिव हो जाता है, मतलब उसका काम खत्म हो जाता है। मैंने अभी आपको रिसेंटली एक एग्जांपल से समझाया कि माय फ्रेंड विल सेलिब्रेट द पार्टी, तो इसमें सेलिब्रेट करने का काम कौन कर रहा है? फ्रेंड। तो ये हमारे सब्जेक्ट है। लेकिन अभी हमने सेंटेंस को पलट दिया, अब मैंने सेंटेंस को बोल दिया द पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड। अब मैंने इसमें फ्रेंड को कहा गायब कर दिया या उनके रोल को कम कर दिया। मैंने रोल किसको दे दिया ज्यादा? फोर्स किस पर कर दिया? पार्टी को सर। पार्टी पे जोर दे दिया, तो पैसिव हो गया। तो पैसिव में हमारा सब्जेक्ट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर आते हैं द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन बाय द डॉग, तो ये अभी आपको इसमें थोड़ा सा मैं अभी आगे इसको थोड़ा सा करता हूं, पहले बनाए कैसे जाते हैं उसको समझाते हैं। इसे ही आते हैं, ठीक है। द राइटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड, यहां पर वेटर ने ट्रे ऑफ फूड को गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है एक्टिव, जिसके अंदर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? वर्ब है, और द ट्रे ऑफ फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ड्रॉप क्या चीज हुई है? क्या चीज ड्रॉप हुई है? सर फूड। और किसने ड्रॉप किया है? सर वेटर ने। वेटर। सो इसने ड्रॉप किया ना, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया? वर्ब, और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बट नाउ अब हम किसने ड्रॉप किया है इसको बजाय हम ये जोर दे देते हैं कि हमारी ट्रे की फूड गिर गई, ट्रे ऑफ फूड गिर गई, जोर हमने इस पे दे दिया। अरे ओह शिट, द ट्रे ऑफ फूड वाज ड्रॉप्ड। मतलब यहां पे मैंने वेटर को इतना फोर्स नहीं किया जितना मेरा जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो किस पर रिएक्शन हो रहा है कि मेरी ट्रे गिर गई। क्या गिर गई? ट्रे। किसने गिराई ये बात की बात है, पहला रिएक्शन हमारा किस बात को लेकर है? पहला रिएक्शन हम किसको दे रहे हैं? ट्रे गिर गई, ट्रे को सर। हाँ, ट्रे को। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में देखो क्या होगा। हमने क्या ले लिया? पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लिया, द ट्रे ऑफ फूड, यानी पहले ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है, फिर हम इसमें क्या लगा देते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ये कैसे लगेगी ये आपको भी मैं आगे बताता हूं। और पैसिव वॉइस जब भी बनते हैं तो इनको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसको गिराया किसने? वेटर ने। उसको हम बाद में यूज भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते हैं। हम केवल ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रे। हाँ है वहां पर ड्रॉप लिखा है, ये सेकंड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, हाँ ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड।
सेकेंड फॉर्म है क्यों? पास्ट टेंस है। पास्ट में है, और यहां पर ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसके साथ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पैसिव वॉइस में जब भी लगेगी थर्ड फॉर्म लगेगी। खैर अभी मैं आपको एक बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म में डिफरेंस कैसे करें। खैर, द ट्रे ऑफ फूड, यहां पर मैंने अब जोर दिया है मेरी ट्रे गिर गई है, तो ट्रे ऑफ फूड हेल्पिंग वर्ब वॉज ड्रॉप्ड। मेरी ट्रे गिर गई फूड की, आप इतना भी बोल सकते हो, और चाहो तो आप बाय द वेटर लगा सकते हो। बाय लगाने के बाद आप सीधे ऑब्जेक्ट सॉरी जो सब्जेक्ट है वो ला सकते हो। बट अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पर वॉज क्यों लग गया जबकि यहां पर नहीं है ना ऐसा? यस सर। आई विल टेल यू, अभी बताता हूं। क्या अब इसमें आते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जनरल वे में जो पैसिव वॉइस होती है वो लेस डायरेक्ट होती है, लेस फोर्सफुल होती है और लेस कॉन्शियस होती है एक्टिव वॉइस के मुकाबले। अब पैसिव वॉइस को हम कब यूज करते हैं? यूज द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कह ले तो यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू डू नॉट नो और डू नॉट वांट टू रिवील द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। मैंने जैसे भी वो पहले बताया कि अगर आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, किसने वो एक्शन किया है, या आप नहीं चाहते हो, जैसे आप नहीं चाहते कि ये ट्रे जो है वेटर ने गिराई, तो आप सिर्फ ऐसे बोल सकते हो द ट्रे ऑफ फूड वॉज ड्रॉप्ड। किसने गिराई नहीं बताना चाहते। तो जहां पर हम परफॉर्मर ऑफ एक्शन को या तो रिवील शो नहीं करना चाहते या हम जानते ही नहीं है कि कौन है किसने ये काम किया। दूसरा मैंने अभी आपको बताया था कि यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन। मतलब आप पैसिव वॉइस को वहां पर यूज करना चाहते हो जहां पर आप ऑब्जेक्ट को फोर्स देना चाहते हो। मैंने अभी क्या बताया कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे, तो वो हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है क्योंकि उसको गिराने का काम किसने किया? वेटर ने किया है। अब अगर आप उस पर क्या चीज गिरी है इस पर जोर देना चाहते हो, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो, यानी ट्रे गिरी है, द ट्रे वॉज ड्रॉप्ड, तो वहां पर पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहां पर है जॉन बेक्ड द ब्रेड। जॉन ने क्या बेक की? ब्रेड। सो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? एक्टिव सेंटेंस है। बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि यहां पर बेक किसने किया है? जॉन ने। और क्या बेक किया है? ब्रेड। लेकिन फिर वही बात आते हैं कि अब किसने बेक किया है, मैं इस पर ना जाके क्या चीज बेक हुई है उस पर आना चाहता हूं। ठीक है, सो अभी क्या चीज बेक हुई है? ब्रेड। अगर मैं इसको लेना चाहूंगा तो ये पैसिव बन जाएगा। द ब्रेड वॉज बेक्ड बाय जॉन, यानी कि ब्रेड को जॉन के द्वारा बेक किया गया। दोनों की मीनिंग सेम होगी, ठीक है ना, बस दोनों के उसमें फर्क यह है कि यहां पर आप जॉन को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, यहां पर आप यह बताना चाह रहे हैं कि ब्रेड को किसने बेक किया है, और यहां पर आप यह बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज बेक हुई है। सो बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। यहां पर आप बताना चाह रहे हैं कि जॉन ने उसको बेक कर दिया तो आप एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं, और यहां पर आप ये बताना चाह रहे हैं कि किसने बेक किया वो मैटर नहीं कर रहा है, क्या चीज बेक हुई है वो मैटर कर रही है, तो आप द ब्रेड को लेना चाह रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। सेम सिचुएशन आप दोनों सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। खैर अभी मैं अब आपको बताता हूं कि एक सिचुएशन में कि हम लोग कहां पर कैसे क्या यूज करते हैं। इसके लिए मुझे दूसरी स्लाइड्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहां पर आते हैं। देखिए, इसको नॉर्मली हमारा जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसका ये सिंटैक्स है, आप नोट कर लें चाहे तो। जैसे इसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, कहां पर है? यस सर। उसी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है, दैट्स मीन एक्टिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट अ बुक। तो यहां पे बॉट मतलब खरीदना। इस चीज को किसने खरीदा है? ही।
है ना। तो ही बॉट ए बुक, यहां पर हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। दैट्स मीन ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। जैसे मैरी विल सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दैट्स मीन ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। ओके, क्योंकि जो चीज यहां लिखी मैं समझा रहा हूं। सिंग, गाने का काम किसने किया है, मैरी ने। और बॉट, बुक को किसने खरीदा है, सर उसने ही ने। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज दैट आप घर में खाना बनाते हैं, आपने मान लीजिए घर में मटर पुलाव बनाया, ठीक है, मटर पुलाव बनाया। अब ये अगर, अब इसको दो तरह से आप पेश कर सकते हैं। एक तो ये है कि मटर पुलाव को बनाया किसने, है ना। दूसरी चीज ये है कि क्या चीज बनी है। तो मटर पुलाव को किसने बनाया है, अगर आप ये बताना चाहेंगे तो आप क्या चीज यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। क्यों, मटर पुलाव को बनाने का काम किसने किया है, एक्टिव वॉइस किसने बनाया? हाँ, एक्टिव वॉइस यूज करोगे ना, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट को बताओगे कि किसने बनाया है। नाउ द सिचुएशन नंबर 2, अब मान लीजिए घर में आपको यह बताना है कि मटर पुलाव बनाया गया है, तो यहां पर आप किसको शो करना चाह रहे हो, क्या चीज बनी है ये बताना, क्या चीज बनी है ये बताना चाह रहे हो ना। यस सर। तो इस सिचुएशन में क्या चीज ये होगी, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस होगी। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि मटर पुलाव तो बना है ना, यस सर। उसको तो किसी ने बनाया होगा कि अपने आप बन गया होगा, सर बनाया होगा ना। तो जिसने बनाया होगा वो सब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होगा जिसने बनाया होगा। और मटर पुलाव हाँ हाँ, और बना क्या है, सर मटर पुलाव। वो ऑब्जेक्ट होगा। यस सर। और इस बीच जो बनाने का काम है यानी कुक, वो क्या है, सर सब्जेक्ट। करेक्ट, वर्ब। सॉरी वर्ब। ठीक है ना। सो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो नॉर्मली हो ही गया ना। यस सर। अब इसको आपको दो तरीके से कहने का तरीका है। अब अगर आप ये बताना चाहते हैं कि इस मटर पुलाव को बनाया किसने है, तो सिंपली आप इसको, आपकी अगर बहन ने बनाया है, आप इसको बताना चाहते तो नॉर्मल एक्टिव सेंटेंस यूज कीजिए, माई सिस्टर कुक्ड या प्रिपेयर्ड दिस मटर पुलाव। ये नॉर्मल सेंटेंस एक्टिव हो गया। लेकिन अब आप यहां यह बताना चाह रही हैं कि बना क्या है ना, तब आप बनाएंगी मटर पुलाव वॉज प्रिपेयर्ड। और अगर आप ये भी बताना चाहती हैं कि किसने बनाया है, तो आप बाय माई सिस्टर ऐड कर सकती हैं। मटर पुलाव वॉज प्रिपेयर्ड या मटर पुलाव वॉज कुक्ड बाय माई सिस्टर। तो दोनों सिचुएशंस आपकी क्लियर हो गई थी आई थिंक, मेरे ख्याल से अब ज्यादा तरीके से। मनी सिंह, एक्टिव पैसिव में क्लियर हुई बात? यस सर, क्लियर। फिरदौस, यस। जज्बी, यस सर। यस सर। और गौरी, यस सर। ओके, याना शर्मा। सो अभी आप समझ गए ना एक्टिव पैसिव का रोल क्या होता है हमारी स्पीकिंग में। नाउ एंड कम टू सर। इसको चेंज कैसे किया जाता है। सर सुनिए तो, यस यस, सर इसमें वॉज वर आप बोल रहे थे, बताएंगे? हाँ हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट। अब इसमें यहां पर एक देख लीजिए कि ये चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट डज द एक्शन। एक्टिव में क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करता है। और पैसिव में जो होता है, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, मतलब इसमें सब्जेक्ट केवल एक्शन को रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट पर जोर दे दिया जाता है। और इसका हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है। हमारे एक्टिव में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या यूज करते हैं, वर्ब, और फिर क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है। लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है,
पैसिव वॉइस। तो आप इसमें जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले ले आएंगे। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये सबसे पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी। अब यही सबसे मेन पार्ट है इस पूरे एक्टिव और पैसिव का। वो क्या लगेंगी मैं आपको बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर हम लोग चाहें तो बाय लगा सकते हैं या फिर कोई भी प्रपोजिशन जो सूट कर रही हो, और फिर हम सब्जेक्ट को ले आएंगे। जो यहां का सब्जेक्ट होगा वो यहां आ जाएगा। तो ये चेंजेस होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ऐसे क्रॉस करना है। बीच में हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हर हाल में यूज करना है। इसमें इफ बट किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, कोई डाउट ना रखिएगा। थर्ड फॉर्म को आपको पैसिव वॉइस में यूज करना है तो करना है। रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक तरफ एक टेबल चेयर रखी है और एक तरफ एक स्टूल रखा है, मैं आपसे कहूं कि आप क्या करो कि आप स्टूल को चेयर की जगह पे और चेयर को स्टूल की जगह पे रख दो, तो ये काम आप कितनी बार में समझ जाएंगे? एक बार में। एक बार में ना। एक बार आप स्टूल को लाएंगे, चेयर की जगह पे रखेंगे, चेयर को लाएंगे, स्टूल की जगह पे रख देंगे। दोबारा अगर मैं फिर आपसे कहूं तब आप कंफ्यूज होंगे कि सेम एक्ट करेंगे? सेम करेंगे। दोबारा मैं तीसरी बार कहूं, फिर से वही करेंगे। 100 टाइम कहूं, सब करते ही जाएंगे जब तक इंसान बोलेगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरे एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना, द सेम रहेगा, फिक्स है। इसमें कंफ्यूजन का कोई और डाउट का कोई नंबर ही नहीं आता है। आपको हर बार क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को कहां लाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। फिर आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, और ये बाय लगाना है। ये काम आपको 1 टाइम भी करना है, 2nd टाइम भी करना है, 3rd 4th 5th 6th 7th 100 टाइम सब यही करना है। सो अभी जो मैंने आपको स्टूल की जगह पे चेयर और चेयर की जगह पे स्टूल का एग्जांपल दिया था, वो दैट्स वाई इसी वजह से दिया था। अभी इसमें स्टूडेंट्स क्या ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार बना लिया, 2nd टाइम में कंफ्यूज है, अब क्या करें, 3rd टाइम में कंफ्यूज है, क्या करें। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन वही यूज करना। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर बार चेंज हो सकती है या जो आपको ध्यान में रखना है वो है हेल्पिंग वर्ब। सो हेल्पिंग वर्ब कब, कैसे, कहां, किस तरह की लगेगी, इसको आप समझ लीजिए। यस सर। ये हमारा एक एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक सिंपल सा वो है। देखिए, हमारी जो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके अंदर सब्जेक्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ब्रैकेट में एस या उसके साथ एस लगता है। या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे डू या डज होते हैं। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस पहचानना बहुत इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानना बहुत इजी है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, दैट्स इट। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या डू या डज दे रखा है, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज आ एम का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है, पास्ट में कैसे पहचानोगे? डू डज। नहीं, डू डज तो प्रेजेंट का हो गया। पास्ट सेकेंड फॉर्म या डिड, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डिड दिया होगा, तो आप समझ जाओ वो पास्ट है, और वहां पे क्या लगा दो, वॉज या वर। इन दो के अलावा बाकी में आपको अच्छी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब दे ही रखी हुई, केवल एडिशन करना है। जैसे विल शैल दे रखा है, आपको बस उसका बी लगा देना है, विल बी शैल बी कर देना है। विल शैल का क्या कर देना है, विल बी एंड शैल बी, बस इतना करना है। पास्ट में क्या करना है, वॉज वर लगाना है, और प्रेजेंट में क्या करना है, इज एम आर करना है। अब आपको बताता हूं, जो मैंने एक पहला एग्जाम्पल दिया था जिसमें लिखा था द वेटर ड्रॉप्ड द फूड ऑफ ट्रे, और उसमें हमने वॉज लगाया था। तो वॉज क्यों लगा था, आप समझ गए? यस सर। क्योंकि वो पास्ट में था। हाँ, पास्ट में सेकंड फॉर्म होगी तो आपको वॉज पर लगाना है,
प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म होगी तो आपको इज आर एम लगाना है। इन दो के अलावा बाकी में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपली विल हो, विल बी और शैल बी कर देना है। ये नोट कर सकते हैं आप चाहें। यस सर। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मैरी राइट्स अ लेटर, ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? प्रेजेंट में। पास। अरे प्रेजेंट में है, राइट्स फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म होती है, रिमेंबर दिस, अगर अभी नहीं मालूम पड़ पाया है तो। पास्ट में कौन सी, ये फर्स्ट, पास्ट कौन बोला था? पास्ट टेंस कौन बोला था? सर हम बोले इतने दिन क्लास करने के बाद आपको अभी भी नहीं पता चल गया पास्ट क्या था प्रेजेंट क्या होता है? सर गलती से बोल दिया था। देखिए, पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑलवेज शो इन पास्ट टेंस, फर्स्ट फॉर्म और एस यस ऑलवेज शो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये देखिए फर्स्ट फॉर्म है, राइट में एस लगा है, राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको इज एम आर यूज करना है। तो ये मैरी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, राइट मेरी क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। ए लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। सो नाउ अब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ए लेटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। चूंकि ये हमारा प्रेजेंट में है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई? इज। फिर हमें हमेशा किसको यूज करना है? थर्ड फॉर्म को, यानी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। तो ए लेटर इज रिटन। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है? बाय। और किसने लिखा है? मैरी ने लिखा है, यानी सब्जेक्ट वो हमारा यहां गया। तो ए लेटर इज रिटन बाय मैरी, ये सिंपल प्रेजेंट है। जैसे शी डज नॉट प्ले चेस, तो यहां पे डज नॉट आया ना, डज नॉट किसको शो करता है? प्रेजेंट को कि पास्ट को? प्रेजेंट को। यानी इज एम आर लगेगा। तो नाउ हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए ये सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है? चेस। फिर वही है हमारी हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट का इज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर हम बाय लगाएंगे, यहां पे बाय है नहीं, एक मिनट में लगा देता हूं। ओके, पीछे चले आए।